साथियों, आज बात करेंगे गले के सूजन की और निमोनिया की। गले में सूजन क्यों आती है और निमोनिया क्यों बनती है और खांसी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं कि खांसी बनती है और खांसी बनने के साथ साथ अस्थमा यानी कि सांस की बीमारी बन जाती है। इस संबंध में आज बात करने वाले हैं और इसी के साथ साथ आपको आयुर्वेदिक इलाज भी बताने वाला हूँ। तो साथियों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए साथियों, जानते हैं इस रोग के प्रमुख लक्षण। रोग की प्रारंभिक अवस्था में रोगी को सिर दर्द, शारीरिक दर्द, बदन बहुत टूटा हुआ सा और गला सूखा सा लगता है। श्वास प्रणाली शोथ के कारण से रोगी को सूखी खांसी आती है। जलन के साथ उरोस्थित के पीछे दर्द और बेचैनी होती है। ब्रोंकाई में भी विकार उत्पन्न हो जाने के कारण छाती में जकड़न और सांस लेने में कष्ट होता है। रोग के आरंभ में रोगी को सूखी खांसी के साथ बहुत कम झागयुक्त और चिपचिपा बलगम निकलता है, किंतु 1-2 दिन के बाद यह कफ म्यूकोपुरुलेंट का रूप धारण कर लेता है। कभी कभी हल्का रक्त भी कफ के साथ निकलता है। जैसे जैसे संक्रमण निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, रोगी को 100 फ़ारेनहाइट से 102 फ़ारेनहाइट यानी कि 38 सेंटीग्रेड से 39 सेंटीग्रेड तक ज्वर हो जाता है, यानी कि बुखार आ जाता है। रोगी के रक्त की जांच कराने पर न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक मिलती है। रोगी की छाती की श्रवण यंत्र यानी कि स्टेथोस्कोप से जांच करने पर उसमें खरखराहट की ध्वनि तथा करकर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। रोग की पहचान रोगी की नाड़ी यानी कि पल्स की गति, ताप, टेम्परेचर के अनुपात में। सामान्य रोग में रोगी को बुखार नहीं होता है अथवा कम होता है, किंतु तीव्र योगाक्रमण में 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है। स्टेथोस्कोप से सुनने पर रोगी के वक्ष में सूखे कफ का साए साए शब्द सुनाई पड़ता है। उसके बाद श्राव एकत्र होने पर गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। खून की जांच कराने पर रक्त में श्वेत कणिकाएं यानी कि ल्यूकोसाइटिस और बहुरूपी केंद्रकों यानी कि पॉलीमॉर्फस की वृद्धि रोग निदान हेतु पर्याप्त होती है। रोग का परिणाम अधिकांशतः रोगियों में स्वयं ही 4 से 8 दिनों में रोग में सुधार आना आरंभ हो जाता है। यदि सही समय समुचित चिकित्सा व्यवस्था न की जाए तो ब्रोंको निमोनिया भी हो सकता है। आजकल एंटीबायोटिक औषधियों के आविष्कार से उनके उचित प्रयोग से रोग पर नियंत्रण पा लेने से इस रोग के फलस्वरूप मृत्यु पर बहुत कम हो गई है। यह रोग केवल उन्हीं रोगियों को घातक सिद्ध होता है जिनकी चिकित्सा ठीक प्रकार से नहीं होती है। युवा वर्ग के पुरुषों में वात स्फीति के कारण रोग अधिक कष्टप्रद होकर मृत्यु की संभावना हो जाती है। चिरकारी श्वसनी शोथ यानी कि लंबे समय से श्वास नली में सूजन, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको पुरानी खांसी के नाम से जाना जाता है। यह श्वसनी की नलिकाओं की एक चिकित्सीय पहलू या दृष्टिकोण में जीर्ण या चिरकारी शोथ है। जब तीव्र श्वसनी शोथ अधिक दिनों तक टिकी रहती है तो यह जीर्ण श्वसनी शोथ में परिवर्तित हो जाती है। यह 40 वर्ष की आयु में अधिक तथा महिलाओं में कम पाया जाने वाला रोग है। यह एक दीर्घकालिक संक्रमण प्राय ऊपरी श्वसन मार्ग के संक्रमण से संबंध है, जो कालांतर में एम्फाइसीमा की ओर अग्रसर हो सकता है। यह रोग निमोनिया, इन्फ्लुएंजा आदि के आक्रमण के कारण स्वतः ही होता है। कुछ अन्य विद्वान चिकित्सकों के मतानुसार इसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकोपल्मोनरी डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। प्रकार जीर्ण श्वसनी शोथ 2 प्रकार की होती है। पहली है चिरकारी एलर्जिक शोथ और दूसरी है चिरकारी संक्रामक श्वसनी शोथ। कारण क्या है इसके? तीव्र श्वसनी शोथ के अधिक समय तक बने रहने से संक्रमण युक्त टॉन्सिल्स अथवा नेजल साइनस से
फेफड़ों में संक्रमण युक्त केंद्र का होना यथा श्वसनी विस्फार, क्षय रोग यानी कि टीबी आदि में यह प्राय रूप से हो जाता है। एलर्जिक, धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट का अधिक सेवन करना, प्रदूषित वातावरण, कारखाने वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति, प्राय 40 वर्ष से अधिक आयु में यह रोग अधिक मिलता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष इस रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहर, कस्बों में तथा बीड़ी सिगरेट पीने वालों में यह रोग अधिक मिलता है। यह रोग शीत ऋतु में बार बार खांसी होने से आरंभ होता है और निरंतर कई वर्षों तक बढ़ता जाता है। अंततः खांसी समुचित वर्ष भर बनी रहती है, किंतु रोग के लक्षण शीत ऋतु में तीव्रता पूर्वक लौट आते हैं। रोगी को सांस लेने में कष्ट होता है, छाती में जकड़न हो जाती है तथा रोगी के जोर से सांस लेने पर छाती में आवाज आती है। प्रातः समय सोकर उठने पर यह कष्ट अधिक होते हैं, क्योंकि रात भर में स्राव श्वसन नली में एकत्रित हो जाते हैं। धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट, सिगार, चिलम, हुक्का पीना तथा ठंडा मौसम इसको बढ़ाने में सहायक होते हैं। रोगी की खांसी में खांसने पर बलगम चिपचिपा, झाग से भरा हुआ तथा थोड़ी मात्रा में निकलता है। संक्रमण होने पर यह कफ पीला पड़ जाता है, नाक से तरल बहता है और रोगी को छींकें आती हैं, जो इसके संबंधित लक्षण हैं। इसमें रोगी को बहुत सा पीला अथवा हरा बलगम सफलतापूर्वक निकलता है और अधिक मात्रा में आता है। इस प्रकार की पुरानी खांसी के अधिकतर रोगी धूम्रपान करने के आदी होते हैं। याद रखें कि इस रोग का विशिष्ट लक्षण श्लेष्मा युक्त जीर्ण खांसी है, जिसमें बात समिति और श्रम मेहनत करने पर श्वास कृच्छ्रता भी पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में रोग के समस्त लक्षण गायब हो जाते हैं, परंतु शीत तथा धुंध युक्त जाड़ों में समस्त रोग लक्षण पुनः तीव्रता पूर्वक वापस लौट आते हैं। तो रोग की पहचान कैसे करेंगे? बलगम की सामान्य व संवर्धन जांच करें। रक्त गणना, ब्लड काउंट प्राय सामान्य आती है इसमें। छाती का एक्सरे प्राय सामान्य आता है। ब्रोंकाइटिस के कोई लक्षण नहीं मिलते हैं। वात स्फीति यानी कि एम्फाइसीमा के लक्षण अंतिम चरण में होते हैं। रोगी की छाती की श्रवण यंत्र यानी कि स्टोथित कोप से परीक्षा करने पर श्वास छोटा तथा बीडिंग युक्त होता है। रोगी का चेहरा रक्तिम यानी कि लाल होता है। छाती की गति अति सीमित, स्पर्श करने पर स्पर्श्य कंप की प्रतीति होती है। यह एक बढ़ने वाला रोग है जो कभी कम और कभी अधिक होता रहता है। कुछ वर्षों बाद रोग के लक्षण मुख्यतः श्वास कृच्छ्रता निरंतर रहने लगती है। वात स्फीति अधिक बढ़ जाती है। ब्रोंकोनिमोनिया अथवा तीव्र श्वसनी शोथ होना संभव होता है। अंत में दाहिनी ओर का हृदयघात यानी कि राइट हार्ट फेलियर होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। याद रखें, यह एक बढ़ने वाला रोग है। रोग का आक्रमण तीव्र हो तो रोगी की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। कुछ रोगी 15 से 25 वर्षों तक जीवित भी रहते हैं। तो साथियों, जान लेते हैं इस रोग को ठीक करने के लिए घरेलू उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं घर पर। श्वास नली में सूजन की समस्या को ठीक करने के लिए आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार लें। इसके साथ आप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। इस उपाय से सूजन की समस्या दूर हो जाएगी। गर्म पानी का भाप लें। फेफड़ों में मौजूद म्यूकस को साफ करने का यह सबसे सरल तरीका है, इसलिए गर्म पानी का भाप जरूर लें। इससे गले की खराश में भी आराम मिल सकता है। नमक के पानी से गरारा करें। गर्म पानी में नमक डालकर उससे तकरीबन 30 से 60 सेकंड तक गरारा करने से फेफड़ों को साफ करने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तुलसी में कफ को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं। इसके सेवन से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा कफ दूर होता है, साथ ही सांस की नली की सूजन में भी कमी होती है। तो अस्थमा के इलाज में तुलसी के फायदे, कैसे यूज करना है तुलसी को। तुलसी की चाय 10 से 5 तुलसी की पत्तियां पानी में डालकर उबालें। अब हल्का गुनगुना होने पर इसमें शहद मिलाकर पिएं। दिन में 1 से 2 बार इसे पीने से खांसी में आराम मिलता है और गले में जमा कफ दूर हो जाता है। तुलसी का अर्घ।
आजकल बाजार में तुलसी का अर्क आसानी से उपलब्ध है। अस्थमा के लक्षणों से राहत के लिए तुलसी के अर्क की 2 से 3 बूंदे 1 कप पानी में मिलाकर पिएं। तुलसी की पत्तियां। तुलसी से मिलने वाले फायदों को पाने के लिए आप सीधे तुलसी की पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं। तुलसी की 5-6 पत्तियां रोजाना चबाकर या सलाद में डालकर खाएं। मुलैठी का प्रयोग। आयुर्वेद के अनुसार यह कफ की एक उत्तम औषधि है जो कफ को गले में जमने से रोकती है। मुलैठी में कफ को शांत करने वाले गुण होते हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। इससे गले में बलगम नहीं जमा होता है और खांसी से जल्द राहत मिलती है। मुलैठी चूर्ण को शहद या गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीने से फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में लाभ मिलता है। मुलैठी का उपयोग चाय के रूप में भी कर सकते हैं। जब भी आप चाय बनाएं तो उसमें आधा चम्मच मुलैठी चूर्ण मिला दें और चाय को 10-15 मिनट तक उबालें। दिन में इस चाय का 1 से 2 बार सेवन करें। अदरक का उपयोग आमतौर पर हर घर में किया जाता है। कुछ लोग चाय में इसका उपयोग करते हैं तो वहीं कुछ लोग सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह कफ को कम करने की अचूक दवा है और अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। अदरक श्वास नली को फैलाने में भी मदद करता है जिससे सांस लेने की समस्या में आराम मिलता है। अदरक की चाय बनाने के लिए एक छोटी सी कटी हुई अदरक को पानी में डालकर उबालें। इसमें थोड़ा शहद और नींबू का रस भी मिलाकर पिएं। इस चाय को दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। अदरक की चाय फेफड़ों की समस्याओं से आराम दिलाती है। अदरक का रस। अस्थमा के लक्षणों से राहत के लिए अदरक का ताज़ा रस निकालकर पिएं। अदरक के रस में शहद मिलाकर पीना ज़्यादा जल्दी असर करता है। इसके अलावा आप सब्जियों में या कोई भी डिश बनाते समय उसमें कटी हुई अदरक डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जल्दी फायदे के लिए अधिक मात्रा में अदरक का सेवन ना करें। अडूसा। अडूसा एक औषधीय पौधा है जिसकी पत्तियां अस्थमा के इलाज में बेहद फायदेमंद हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक अडूसा की पत्तियों का प्रयोग अस्थमा को कम करने में प्रमुखता से करते हैं। अडूसा की पत्तियों में श्वास नली को फैलाने का गुण पाया जाता है और इसके सेवन से सांस लेने में कठिनाई की समस्या से आराम मिलता है। अडूसा की पत्ती का काढ़ा। अडूसा की पत्तियों को सुखा लें और पाउडर बना लें। इस पाउडर को 1 कप गर्म पानी में डालकर उबालें और जब 1/4 बचे तब छानकर चाय की तरह पिएं। अडूसा की पत्ती का चूर्ण। अडूसा की पत्ती का चूर्ण इस्तेमाल शहद के साथ करने से खांसी के लक्षणों में कमी आती है। अडूसा की पत्ती का चूर्ण बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो साथियों, ये थे कुछ आयुर्वेदिक उपाय जो आपको खांसी या गले की सूजन में राहत दिला सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर इलाज एलोपैथिक में ही है। तो आप थोड़ी बहुत मदद के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप एलोपैथिक इलाज ही कराएं तो अति उत्तम रहेगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें।